हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुंती शाम के समय पूरा मोहल्ला घूम के जैसे ही अपने घर में आती है तो अपनी बहू ज्योति को बुला कर बोलती है, अरे बहू कहाँ मर गई, आई नहीं। हाय दैया, इस उम्र में पाँव भारी होना भी मुसीबत की बात है, चलना ही मुश्किल हो जाता है। ज्योति कुंती की ये बात सुन लेती है और मन ही मन बोलती है, हे भगवान, माँ जी के पाँव भारी हैं। ये क्या कर लिया इन्होंने, अब क्या मुंह दिखाऊंगे मोहल्ले में, अपने मायके में। मेरी सास 65 की होकर 25 की उम्र की हरकतें कर बैठी। ज्योति कुछ दूर खड़ी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। ये देखकर कुंती एक बार फिर उसे आवाज मारते हुए कहती है, अरे कानों में लकवा मार गया क्या? कब से बहू बहू चिल्ला रही हो, सुनती क्यों नहीं है? इस हालत में भी मेरे से चिल्लाती रहेगी। माँ जी की बातों से तो लग रहा है इन्होंने अभी कहा वो सच है। हाय दैया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे ज्योति बहू, अब तेरे कानों में मेरी आवाज ना गई हो तो इन कानों में ज्योति जला देनी है मैंने। हाँ माँ जी, बोलो क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, कुछ बताना है आपको? कुछ ना बताना, जा मेरे लिए जरा नींबू पानी बना ला, जरा जी सा मचल रहा है। जी माँ जी तो मचलेगा ही, इस उम्र में कांड करके बैठ गई पाव भारी करने का। ज्योति रसोई में जाकर नींबू पानी बनाती है और अपनी सास को दे आती है। जिसके बाद शाम को जब ज्योति का पति मोहन अपने पिता मगन के साथ घर आता है तो ज्योति मोहन को ऊपर कमरे में ले जाकर बोलती है, अरे आपको पता है इस घर में कितना बड़ा अनर्थ हो गया? ऐसा भी क्या हो गया जिसके लिए तुम मुझे आते ही कमरे में खींच लाई? कहीं तुम्हारा रोमांस करने का तो मूड नहीं है ना जान? देखो है तो पहले ही मुझे थोड़ा आराम करने दो। चुप रहो, जब देखो रोमांस की पड़ी रहती है। तुमको देखकर पता चलता है कि पिताजी में कितना रोमांस भरा होगा, जब भी इस उम्र में ऐसी हरकत कर दी। कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। माँ जी के पाँव भारी है, आज ही मैंने उनको कहते सुना। ऊपर से खट्टी चीजें खाने का भी मन कर रहा है उनका। क्या तुम पागल हो क्या? ये सच नहीं हो सकता। ज्योति और मोहन बात कर ही रहे थे कि इतने में कुंती चिल्लाती हुई कहती है, अरे बहू, कमरे में ही घुसी रहेगी कि बाहर आकर चाय पानी भी देगी अपने ससुर को? या चाहती है इस उम्र में मैं काम करूं? कुंती की ये बात सुनकर ज्योति मोहन से कहती है, देख लो, इस उम्र में काम करने में दिक्कत है इन्हें, लेकिन कांड करने में नहीं है। इतना बोलकर ज्योति नीचे जाती है और अपने ससुर के लिए चाय लेकर आती है तो देखती है कि उसका ससुर कुंती को आराम से सोफे पर बैठाते हुए कहता है, अरे कुंती, तुमको अपना ध्यान रखना चाहिए ना। ऐसी हालत में अब ध्यान नहीं रखोगी तो कब रखोगी? और चिंता मत करना, सब ठीक होगा। हम कल ही चेकअप के लिए डॉक्टर के पास चलेंगे। ये देखकर ज्योति उन दोनों को घूरते हुए मन ही मन कहती है, देखो तो सही कैसे इस उम्र में माँ बाप बनने की खुशी है इनको। अरे पोते पोतियों को गोदी में देने से देर इन्होंने तो मेरा देवर ननद लाने की प्लानिंग कर ली। एक तरफ ज्योति तो दूसरी तरफ मोहन, दोनों ही इस बात से परेशान थे। जिसके चलते एक शाम को मोहन अपने पड़ोस में रहने वाले दोस्त सोहन को अपनी समस्या के बारे में बताते हुए उससे उपाय पूछता है। भाई मैं क्या करूं? बता, मेरी माँ के पाँव भारी है इस उम्र में, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। भाई देख, जो होना था हो गया, अब उसको बदला थोड़ी जा सकता है। और मैंने सुना है इस उम्र में अगर अबॉर्शन करवाएं तो माँ की जान को भी खतरा होता है। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि उनकी ये बातें सोहन की बीवी कविता सुन लेती है, जो जाकर अपनी सास माला को इस बात की खबर देती है। और माला तो पूरे मोहल्ले में टेप रिकॉर्डर की तरह बजकर इस बात को फैला देती है। जिसके चलते एक दिन जब ज्योति नुक्कड़ की दुकान से कुछ सामान लाने घर से निकलती है तो माला पड़ोस की कुछ औरतों के साथ बैठकर ज्योति को ताने देते हुए कहती है, देखो बहन, जब बहू अगर सास ससुर को उनका पोता या पोती ना दे तो ऐसे में सास ससुर क्या करे? वही गलती कर ली कुंती बहन ने भी, कर लिए ना इस उम्र में पाँव भारी। माला की ये बात सुनकर ज्योति को गुस्सा आता है और वो माला के पास जाकर कहती है, ठीक है ना, अगर मेरी सास के पाँव भारी हैं, आपके क्यों गुर्दों में जलन हो रही है? दूसरों की जगह अपने बहू बेटों पर ध्यान दे लो। मेरे से पहले शादी करके आई है आपकी बहू, उसने बड़े फूल उगा दिए होंगे आंगन में। वक्त रहते संभल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर ज्योति सामान लेने चली जाती है
और अब वक्त के साथ साथ पूरा मोहल्ला कुंती को आते जाते घूरता और खुसर पुसर करता। ऐसे ही एक शाम जब कुंती अपनी शाम की सैर से घर वापस आ रही होती है तो उसका पैर एक पत्थर से टकराने के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण वो गिरने वाली होती है, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभाल लेती है। ये देखकर वहाँ खड़ी माला और कमला बोलती है, अरे अरे कुंती बहन, जरा संभल कर चलो। इस हालत में ऐसे गिरते पिटते चलोगी तुम्हारे बच्चे पर क्या असर होगा। हाँ कुंती बहन, वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारा बच्चा ही आखिरी उम्मीद है, क्योंकि तुम्हारी बहू के माँ बनने के हालात तो नहीं लग रहे। बस माला बहन, अपनी इस जुबान को थोड़ा समझ कर खोला करो। मैं अपनी बहू के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, और वो जैसी भी है मेरी बहू है, चाहे मुझे दादी बनने का सुख दे या ना दे। मैं तुम्हारी तरह बच्चे की चाह में अपने बेटे की दूसरी शादियाँ नहीं करवाती फिरूंगी। देखो तो कमला बहन, कांड खुद करती हैं ये सास बहू, और फिर भी कितनी ऐट में चलती हैं। हमें क्या, सास माँ बने या बहू। इतना बोलकर माला वहाँ से चली जाती है, लेकिन उनकी ये सारी बातें अपने छज्जे पर खड़ी ज्योति सुन लेती है, जिसके बाद वो शाम को मोहन के आने पर उससे रोते हुए कहती है, मोहन जी, माँ जी हमेशा मेरा साथ देती हैं, मेरे पीछे से मेरे लिए लड़ती हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ उनसे नफरत, वो भी सिर्फ इसलिए कि इस उम्र में उनके पाँव भारी है। ये गलत है ना। हाँ ज्योति, तुम सही कह रही हो। और एक बच्चे के आने पर हम दुख क्यों मना रहे हैं? वैसे भी कहीं ये लिखा थोड़ी है कि बच्चा पैदा करने की कोई एज लिमिट है। मुझे लगता है हमें माँ का और आने वाले बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हाँ सही कहा। तो क्यों ना हम माँ जी की गोद भराई करवाए। वैसे उनका पेट अभी तक बाहर नहीं आया है। खैर 3 महीने हुए हैं, पर कोई नहीं, हम भी रखेंगे गोद भराई, जिसमें लोग आकर मेरे होने वाले देवर या नंद को आशीर्वाद देकर जाएंगे। माँ और पिताजी को सरप्राइज देंगे। ज्योति और मोहन अपनी माँ की गोद भराई की रस्म की प्लानिंग करते हैं, और कुछ दिनों बाद जब एक सुबह कुंती उठती है तो देखती है कि पूरा घर लाइट और फूलों से सजा है। ये देखकर कुंती ज्योति के पास जाकर इसका कारण पूछती है, तो ज्योति उनको तैयार होने का बोलकर भेज देती है। बेचारी कुंती बात से बिल्कुल अनजान होकर तैयार होती है, और जब सभी मेहमानों के आने के बाद वो हॉल में मगन के साथ आती है, तो ज्योति और मोहन हाथों में छोटी से बेबी की फोटो लिए खड़े होते हैं और उनके आते ही बोलते हैं, माँ पिताजी, आप दोनों को माँ बाप बनने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं। ये सुनकर कुंती बोलती है, बहू तूने गलत बोल दिया। अगर तू माँ बनेगी तो हम माँ बाप नहीं दादा दादी बनेंगे। मैंने बिल्कुल सही बोला है माँ जी। मुझे और मोहन जी को पता है कि आपके पाँव भारी हैं और आप माँ बनने वाली हैं, और हमें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सुनकर कुंती के होश उड़ जाते हैं और वो ज्योति से बोलती है, अरे बहू पागल हो गई है क्या? इस उम्र में मेरे से ऐसा मजाक करती तुझे शर्म नहीं आती? अपने पोता पोती खिलाने की उम्र में तू मुझे माँ बनने की बधाई दे रही है? हाँ बेटा, ये कैसा मजाक है? अपने सास ससुर की बात सुनकर ज्योति उनको वो सारी बातें बताती है जो उसने उन दोनों के मुंह से सुनी थी, जिस पर कुंती हंसते हुए कहती है, अरे वो तो मेरे पैरों में दर्द था, पैर उठाना भी भारी हो गया था मेरा उस दिन, इसलिए मैंने बोला होगा पाँव भारी। और तेरे ससुर जी मेरे पैरों के दर्द के चलते ही डॉक्टर के पास ले जाने की कह रहे थे। तुम बच्चे भी ना कुछ भी सोच लेते हो। कुंती के सच सामने लाने पर ज्योति और मोहन तो हैरान होते ही हैं। साथ ही उन पड़ोसियों के मुंह भी बंद हो जाते हैं, जो कुछ दिन पहले तक कुंती और ज्योति को कुंती के पाँव भारी होने पर ताने मार रहे थे। खैर, अंत भला तो सब भला। अनुज अपने दोस्त पंकज के साथ एक पार्टी में जाता है, जहां उसकी नजर अपने चेहरे को नकाब से ढके हुए रश्मिका नाम की एक लड़की पर जाती है, जो किसी लड़की से बात कर रही होती है। क्योंकि रश्मिका का चेहरा नकाब से ढका हुआ था, तो अनुज बस उसकी आंखों को ही देख पाता है और मन ही मन में सोचता है, कितनी खूबसूरत आंखें हैं ये। ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब देख रहा हूँ। दिल करता है बस देखता जाऊं और देखता ही जाऊं। अनुज ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में उसकी आंखों के आगे से रश्मिका ओझल हो जाती है। कुछ वक्त बाद वो पार्टी से घर वापस आता है
और ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है और एक दिन अनुज को रश्मिका उसके घर के पास से कुछ सामान लेते हुए नजर आती है। वो उसे देखकर उसके पास जाकर बोलता है। हेलो, सुनिए, जी कहिए। मेरा नाम अनुज है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ देर आपसे बात कर सकता हूँ? जी कहिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? जी, मैंने आपको उस दिन पार्टी में देखा था, तब से ही आपसे बात करना चाहता था। जी कहिए ना, क्या हुआ? जी बस यही कि क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? अगर आप चाहें तो बस दोस्त। जी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है, कल मैं शाम 4 बजे आपका यहीं पास वाले सीसीडी में वेट करूंगा। अनुज की बात सुनकर रश्मिका हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो ठीक 4 बजे सीसीडी में अनुज से मिलने आती है और दोनों साथ में काफी देर तक बातें करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगता है। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं। तभी अनुज रश्मिका को बोलता है। रश्मिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। क्या तुम मेरे साथ अपना सारा जीवन बिताने के लिए तैयार हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों रश्मिका, क्या कोई कमी है मेरे प्यार में? बोलो। नहीं अनुज, कमी तुम में नहीं, कमी तो मुझ में है। इतना कहकर रश्मिका अपने चेहरे पर से नकाब हटाती है और उसका चेहरा एक तरफ से जला हुआ होता है। जिसके बाद रश्मिका बोलती है। यही है मेरी कमी, मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया और ना ही दिखाया। बोलो, क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो? अनुज रश्मिका के आंसू पोंछता है और फिर उसे वापस से नकाब पहना देता है और बोलता है। रश्मिका, मैं ये सब पहले से ही जानता हूँ और ये कैसे हुआ ये भी जानता हूँ, और मुझे सच कहूँ तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम और तुम्हारा साथ चाहिए, वो भी हमेशा के लिए। तो बोलो, बनोगी मेरी जीवन संगिनी? हाँ अनुज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अनुज रश्मिका को अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ अपने घर लाता है, जहाँ अनुज की माँ निशा अपने बेटे के साथ दुल्हन के जोड़े में खड़ी लड़की को देखकर बोलती है। अनुज, ये सब क्या है? ये लड़की कौन है और किसकी औरत को भगा कर ले आया, नालायक? माँ, भगाकर किसी को नहीं लाया हूँ। ये मेरी पत्नी, आपकी बहू रश्मिका है। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। अरे नालायक, कम से कम एक बार बता ही देता। चल, अब शादी कर ही ली है तो जरा बहू का चेहरा देखने दे। इतना कहकर निशा जैसे ही रश्मिका का घूंघट हटाती है तो वो उसके चेहरे पर नकाब देखकर बोलती है। अनुज, तूने मुसलमानी से शादी कर ली है क्या? ये नकाब क्यों पहना है इसने? अरे माँ, वो इसको थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया था तो बस इसीलिए। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम दोनों आराम कर लो, थक गए होगे। अनुज रश्मिका का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आता है और तभी रश्मिका बोलती है। अनुज, हम कब तक माँ जी से सच यूं ही छुपाते रहेंगे? देखो रश्मिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त बहुत बुरा लग रहा होगा, पर क्या करूँ, सही वक्त आने पर मैं माँ जी को सब कुछ बता दूंगा। तब तक तुम बस माँ जी से अपना चेहरा छुपा कर रखना। ठीक है अनुज, जैसा तुम कहो वैसा ही मैं करूँगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रश्मिका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है, पर हमेशा ही वो अपने चेहरे को नकाब से ढक कर रखती। ऐसे ही एक दिन निशा उससे बोलती है। अरे बहू, एक बात बता जरा। जी माँ जी, कहिए, क्या हुआ? रश्मिका बहू, मुझे समझ नहीं आता कि तू जब से आई है अपना ये चेहरा ढक कर क्यों रखती है, बता मुझे। जी माँ जी, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती ना, तो इस वजह से मुझे कोई भी वायरस जल्दी से पकड़ लेता है। ओहो, बड़ी ही नाजुक कली है तू तो। अब कल को मैं तेरी मुंह दिखाई करवाऊंगी तो कैसे काम चलेगा? तब तो ये नकाब हटाना ही होगा तुझे। ठीक है, जिस दिन आप मुंह दिखाई की रस्म करेंगी मैं नकाब उतार दूंगी। इतना कहकर रश्मिका वहाँ से चली जाती है। रश्मिका अपनी मुंह दिखाई की बात सुनकर परेशान हो जाती है। शाम को जैसे ही अनुज घर आता है तो रश्मिका को ऐसे उदास देखकर बोलता है। रश्मिका, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो?
परेशान इसलिए हूँ क्योंकि माँ जी मेरी मुंह दिखाई की रस्म कर रही हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको मुझ पर शक हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ जी को जब सब कुछ सच पता चल जाएगा तो क्या होगा। रश्मिका, मुझे लगता है कि अब सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। आगे मैं हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। रश्मिका नम आंखों से अनुज के गले लग जाती है तो वहीं निशा खुद से बोलती है, कुछ तो बात जरूर है जो मेरी बहू और बेटा मुझसे छुपा रहे हैं। अब तो मैं पता करके रहूंगी कि क्या बात है। इतना सोचकर निशा रश्मिका की मुंह दिखाई की तैयारियां शुरू कर देती है। निशा अपनी सभी पड़ोसियों के घर जाकर मिठाई के डब्बे बांटती है और उनको अपने घर आने का न्योता देती है और शाम को घर वापस आती है। तभी वो रश्मिका से बोलती है, रश्मिका बहू, मेरी बात सुन। कल तेरी मुंह दिखाई है। मैंने सभी आस पड़ोस की औरतों को न्योता दे दिया है। कल सबके साथ मैं भी अपनी बहू का पहली बार चेहरा देख लूंगी। अपनी सास की बात सुनकर रश्मिका बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है और कल की तैयारियों में लग जाती है। अगले दिन निशा सारे घर की सजावट करवाती है। धीरे धीरे सारा घर मेहमानों से भर जाता है। सभी को बस रश्मिका के आने का इंतजार था। तभी घूंघट किए हुए रश्मिका अनुज के साथ वहाँ आती है और सभी के सामने अपना घूंघट उठाती है, जिसके बाद घर में मौजूद सभी मेहमान और निशा रश्मिका का जला हुआ चेहरा देख लेते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं, जिस पर रश्मिका बोलती है, माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने आपको सच नहीं बताया, पर मैं क्या करती माँ जी। मुझे अनुज जी ने सब कुछ बताने से मना किया था। माँ जी, मेरी यही कमी है जिस वजह से मैं हमेशा अपना चेहरा नकाब से छुपा कर रखती थी। पर आज मैं सबके सामने आपसे अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। निशा की बात सुनकर सब लोग रश्मिका की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं और कुछ देर बाद मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और अब रश्मिका केवल तभी नकाब लगाती जब उसे कहीं बाहर जाना होता और इस तरह हमारी नकाबपोश बहू की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।